हाय फ्रेंड्स, इससे पहले हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पादप जगत का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया था और जंतु जगत का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। इसमें से हमने 8 फाइलम पढ़ लिए हैं एकाइनोडर्मेटा तक। आज हम पढ़ेंगे 9 नंबर का जो फाइलम था हमारा प्रोटोकॉर्डेट। तो प्रोटोकॉर्डेट क्या होते हैं ये हम देखते हैं आज। इसके बाद वर्टिब्रेटा का मैंने बताया था 5 क्लास में बांटा गया है, उसका डिवीज़न पढ़ेंगे और उसके बाद द्विनाम पद, नामकरण पद्धति और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं वो मैं आपको बता रही थी कि तीनों लक्षण आपको पढ़ने ही हैं सभी में। क्या क्या? द्विपार्श्व सममित, जैसे कि इसमें लिखा है, ये त्रिकोरिक होते हैं और देहगुहा युक्त जंतु हैं। तो जो स्टार्टिंग में फाइलम दिए थे उनमें क्या था, धीरे धीरे विकास कम विकसित थे, वो सरल संरचना वाले थे। और जो अब आगे बढ़ते गए प्रोटोकॉर्डेट, ये किस नंबर पे है? 9 नंबर पर। तो ये कैसी है? जटिल संरचना इसमें पाई जाने लगी। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? देखो, द्विपार्श्व सममित होते हैं। मैं सारे मीनिंग क्लियर कर चुकी हूँ। द्विपार्श्व सममित क्या होता है, त्रिकोरिक क्या होता है, देहगुहा क्या होता है। इसके लिए आप इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो इसमें प्रोटोकॉर्डेट होते हैं उनमें ये 3 लक्षण तो पाए जाते हैं, कंपलसरी हैं, सभी में पाए जा रहे थे। द्विपार्श्व में त्रिकोरिक और देहगुहा युक्त जंतु हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक नई संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। तो जब आप पॉइंट लिखोगे तो इस नोटोकॉर्ड को आप स्पेशली लिखना, क्योंकि हर फाइलम में एक ना एक लक्षण स्पेशली दिया है। तो जो प्रोटोकॉर्डेट है उसका स्पेशल लक्षण क्या है? इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अब ये नोटोकॉर्ड होता क्या है? तो नोटोकॉर्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है, इस तरीके से। जैसे ये कोई जीव है, इसमें ये ऊपर की साइड एक संरचना पाई जाएगी छड़ के जैसी। तो नोटोकॉर्ड एक छड़ के समान संरचना होती है लंबी, जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर, पृष्ठ मतलब ऊपरी भाग पर, मैंने ऊपर बनाई है, देखो बीच में नहीं बनाई है, पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। ये क्या करती है? इसका काम क्या है? शरीर में जो तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं, शरीर में जो तंत्रिका ऊतक होते हैं उनको आहार नाल से, आहार नाल जिससे हम खाना जाता है, जिससे हमारे शरीर में, तो आहार नाल से ये तंत्रिका ऊतक को अलग करती है और पेशियों को जोड़ने के लिए स्थान भी देती है। तो इसका मेन काम क्या है? आहार नाल से तंत्रिका ऊतक को अलग करना और पेशियों को जोड़ने के लिए भी स्थान देती है। तो ये होती है नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड क्या है, किस में पाई जा रही है? प्रोटोकॉर्डेट में। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद करना है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। आपको मैंने समझाने के लिए इसका पूरा वर्णन कर दिया। अगर आप पूरा ना करना चाहो तो इतना एक लाइन लिख देना कि इस फाइलम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। समुद्री जीव हैं ये, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? वेलनोग्लॉसिस और हार्डमानिया। तो वेलनोग्लॉसिस आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, जब आप 10th में आओगे तो वेलनोग्लॉसिस 10th क्लास में भी दिया है। तो इसमें केवल आपको इतना ही याद करना है कि ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरिक और देहगुहा युक्त होते हैं। इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अब नोटोकॉर्ड का काम भी हमने आपको बता दिया क्या है। और फोर्थ पॉइंट इसमें, थर्ड पॉइंट करना है, समुद्री जीव होते हैं और इसके एग्जाम्पल 2 लिखना है, बेलनोग्लॉसिस और हार्डमानिया। अब हम चलते हैं 10th फाइलम, जो हमारा क्या है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कशेरुकी। कशेरुकी मतलब, कशेरुक से ही आप समझ जाना, इसमें कशेरुक दंड पाई जाती है, ये इसका मेन लक्षण होगा। और बाकी अब जितने भी हम पढ़ेंगे उनमें सब में क्या पाया जाएगा? सभी कशेरुकियों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि एक बार नोटोकॉर्ड यहाँ पर विकसित हो गई प्रोटोकॉर्डेट में, तो वो नोटोकॉर्ड क्या है? सभी फाइलम में अब आगे चलेगी। वर्टिब्रेटा को 5 भागों में बांटा गया है, तो उनमें ये नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। तो हम देखते हैं वर्टिब्रेटा क्या होते हैं। देखो, इसमें इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। ये क्या है? इनमें अंतः कंकाल भी पाया जाता है और वास्तविक मेरुदंड। इनको, वो जो वर्टिब्रेट में आते हैं उनको आज हम देख सकते हैं, जैसे कि पक्षी हुए, मत्स्य वर्ग के जितने भी जीव हैं, जल स्थली, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी, ये सभी क्या हैं? वर्टिब्रेटा में आते हैं, कशेरुकी हैं। कशेरुकी हैं तभी तो इनमें क्या क्या पाया जाएगा? अंतः कंकाल पाया जाता है, मेरुदंड पाई जाती है। इस कारण जंतुओं में पक्षियों का वितरण अलग होता है। इसी कारण से क्या है? जंतुओं में पक्षियों का वितरण अलग अलग किया गया है, मेरुदंड और अंतः कंकाल पाया जाता है। इसी के आधार पर अलग अलग वर्गों में इन्हें बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि मत्स्य वर्ग में ही पक्षियों को रख दिया, उसी में ही सरीसृप को रख दिया, उसी में जल और स्थल वाले जीवों को रख दिया और उसी में स्तनपायियों को रख दिया। सभी को अलग अलग बांटा गया है।
तो इसमें क्या है, इस कारण जंतु और पेशियों का वितरण अलग अलग है एवं पेशी कंकाल से जुड़ी होते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं। पेशियाँ क्या होती हैं, कंकाल से जुड़ी होती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। जो वर्टिब्रेटा हैं वो सारे कैसे हैं, अचल नहीं हैं, सभी चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि इनका कंकाल पेशियों से जुड़ा रहता है जो चलने में मदद करते हैं। चाहे वो मछली हो, चाहे वो जल स्थली हो, चाहे सरीसृप हो या फिर पक्षी हो, स्तनपायी हो, सभी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये अचल जीव होते हैं, तो अचल नहीं होते, ये इसमें क्या है, मूवमेंट होता है क्योंकि इसके पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती हैं। इसमें ये 3 गुण तो पाए जाएंगे, जैसे कि वर्टिब्रेटा में द्विपार्श्विक त्रिकोणिक और देहगुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतक एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक, ऊतक से मिलकर अंग और अंग से मिलकर अंग तंत्र। तो स्टार्टिंग में जो पाया जा रहा था वो कोशिका थी, उसमें फिर जो फाइलम आया उसमें ऊतक प्रेजेंट हुआ, फिर धीरे धीरे अंग बने और फिर अंग से अंग तंत्र। तो जो हमारा वर्टिब्रेटा है वो सबसे जटिल फाइलम है। तो इसमें क्या है, अंग और ऊतकों का जटिल विभेदन पाया जाता है, दोनों ही इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सभी कशेरुकीय जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। अब कुछ नॉर्मल लक्षण हैं, कॉमन है, ये सभी में पाए जाएंगे। जैसे कि नोटोकॉड हमने बताया, भी प्रोटोकॉर्डेट में नोटोकॉड पढ़ चुके हैं, तो जितने भी हम इस पढ़ेंगे अभी इसके क्लासिफिकेशन कशेरुकी के, सभी में नोटोकॉड पाया जाएगा। कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु भी इसमें प्रेजेंट होगी। त्रिकोणिक शरीर होगा और क्लोमथैली और देहगुहा पाई जाएगी। अब देखो, क्लोमथैली और देहगुहा पाई जाएगी, तो क्लोमथैली एक नया वर्ड है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। बाकी तो हमने पढ़ा है। और कशेरुक दंड, तो वर्टिब्रेटा में जो पढ़ेंगे उनमें कशेरुक दंड या मेरुरज्जु प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का। अब वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, बताया था अभी। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मत्स्य वर्ग, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा जल स्थलचर, जल स्थलचर। तीसरा है हमारा सरीसृप। चौथा है हमारा पक्षी और 5वां है हमारा स्तनपायी। ठीक है। अब इसमें कुछ लक्षण हैं, उनके आधार पर हम इसे पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट लक्षण हो जाएगा हमारा त्वचा, तो इन 5 में हम त्वचा को एक साथ देख लेंगे। उसके बाद है श्वसन कैसे होता है इनमें, ठीक है, तो सब में श्वसन कैसे होता है ये देख लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 5 वर्गों को एक साथ पढ़ के जल्दी से याद हो जाएगा, इसलिए हम कंपेयर करके इसको पढ़ेंगे। हृदय, इनमें हृदय कैसा पाया जाता है, अंडे या बच्चे अंडे देती हैं या ये बच्चे देते हैं। और ताप, तो देखो मत्स्य की त्वचा कैसी होती है, शल्क युक्त होती है। इस पर क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, त्वचा शल्क युक्त होती है। और इसमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से याद करना है। ये आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो बुक में आपका पूरा लिखा है, जो पॉइंट मैं लिख रही हूँ वो लिख के आप नोट्स बना लेना, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। श्वसन के लिए इसमें गिल्स पाए जाते हैं। हृदय इसका कैसा होता है, द्विकक्षीय होता है। हृदय कैसा होता है, द्विकक्षीय। ओके, इसके बाद ये अंडे देते हैं या बच्चे, तो मत्स्य देते हैं अंडे। मेन पॉइंट आपको लिखने हैं। और ताप कैसा होता है, ये असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। और जल में रहते हैं। अस्थि कंकाल कैसा है, अस्थि या पास्थि का बना होता है। बस ताप में आपको लिखना है असमतापी, और जलीय होते हैं, इतना लिख लेना है, असमतापी। अब असमतापी और समतापी ये वर्ड अलग से आए हैं, तो थोड़ा समझ लो ये समतापी क्या होता है। समतापी और असमतापी होता क्या है, तो जो बाहरी कारकों का शरीर के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि बाहर से ताप घट रहा है या बढ़ रहा है, उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारे शरीर का ताप चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या होते हैं, समतापी होते हैं। और असमतापी ऐसे होते हैं जिनका बाहरी क्लाइमेट का या वेदर का जो भी प्रभाव है शरीर पर पड़ता है। जैसे बाहर का ताप ज़्यादा हो रहा है तो हमारे शरीर का ताप भी ज़्यादा हो गया। बाहर का ताप, मौसम का जो वेदर है, मौसम में तापमान अधिक है तो हमारा शरीर का तापमान भी अधिक हो गया, जिससे हमारा शरीर प्रभावित होता है, वो होते हैं
असमतापी। तो मछलियाँ कैसी होती हैं? असमतापी होती हैं, इन पे वेदर का प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से आप देखना, तो आपको ये याद हुए 5 पॉइंट। त्वचा कैसी पाई जाती है? मत्स्य में सल्कयुक्त। श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। हृदय कैसा होता है? द्विकक्षीय होता है और अंडे देती हैं और असमतापी होती हैं। 5 पॉइंट आपको ये याद हो गए। अब आइए जल स्थलचर में। जल स्थलचर क्या होते हैं? इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्म। उसमें सल्क है, इसमें श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है। श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम या फेफड़ों द्वारा। ठीक है, क्लोम या फेफड़ों द्वारा इसमें श्वसन होता है। कक्ष कैसा होता है? हृदय त्रिकक्षीय होता है, त्रिकक्षीय। ठीक है, उसके बाद ये भी अंडे देती हैं, जल स्थलचर भी अंडे देते हैं। ओके, इसके बाद ये असमतापी होते हैं जल एवं थल दोनों पर। अब जल स्थलचर मत्स्य तो सभी को पता है क्या है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। मछलियों को मत्स्य बोलते हैं, ये केवल जलीय होती हैं। ठीक है, केवल जल में ही रह सकती हैं मछलियाँ, स्थल पर नहीं रह सकती। पर जो स्थलचर होते हैं वह कॉमन होते हैं, जल में भी और थल दोनों पर रह सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? जल स्थल चर बोलते हैं। तो ये जल और थल दोनों में रहते हैं। ठीक है, और असमतापी होते हैं। तो इसके 4-5 पॉइंट क्या हो जाएंगे? इसमें त्वचा कैसी होती है? श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है त्वचा पर, और श्वसन क्लोम या फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय इसका त्रिकक्षीय होता है और ये अंडे देती हैं। असमतापी ये भी होते हैं, पर ये जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। मेढक या टोड इसके एग्जाम्पल हैं। अब आइए सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं? जो थल पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इसमें सल्क पाए जाते हैं। त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? इसमें सल्क पाए जाते हैं। श्वसन किसके द्वारा होता है? देखो बहुत सारा हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, हम अलग से बना लेते हैं। ये एक बार जल स्थलचर के बारे में पढ़ते हैं। ये मत्स्य से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हृदय त्रिकक्षीय होता है। ये सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। हृदय त्रिकक्षीय होता है, इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता। वक्र पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम द्वारा होता है, फेफड़ों और क्लोम के द्वारा। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ठीक है, इतना हो गया ये कंप्लीट। अब हम चलते हैं किस पर? देखिए आगे, सरीसृप। ये भी कैसे होते हैं? असमतापी। तो देखो, फर्स्ट मत्स्य भी असमतापी हैं, जल स्थलचर भी असमतापी हैं और सरीसृप भी असमतापी हैं। पक्षी और स्तनपायी ये होते हैं समतापी। तो ये असमतापी जंतु हैं। इनके शरीर पर भी क्या पाए जाते हैं? सल्क। सरीसृप में भी सल्क पाए जा रहे हैं। अब 5 पॉइंट आपको याद ही हो गए हैं कि त्वचा देखना है, त्वचा पर सल्क पाए जाएंगे। श्वसन देखना है, हृदय अंडे देना है या बच्चे देता है, और ताप। ये 5 पॉइंट ही हमें लिखने हैं, इतना सारा मत लिखना। तो इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय कैसा होता है? इसका भी त्रिकक्षीय हृदय होता है। ठीक है, पर अपवाद में क्या है? मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है। उसके बाद हम देखते हैं अंडे देते हैं ये भी, और ये भी असमतापी होते हैं। तो आपको जो नीचे के 2 पॉइंट है, अंडे देने या बच्चे देते हैं और ताप, ये तीनों पॉइंट कॉमन है। 3 में स्टार्टिंग के जो 3 हैं, मत्स्य, जल स्थलचर और सरीसृप, इनमें। अब आते हैं पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में क्या पाई जाती है? त्वचा पर पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें त्वचा पर पंख पाए जाते हैं। देखो, जैसे कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। अब देखिए पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग में क्या होता है? ये समतापी प्राणी है। असमतापी की जगह अब ये क्या हो जाएंगे? समतापी हो जाएंगे। पर ये भी अंडे देते हैं। अंडे 4 देंगे। केवल जो स्तनपायी हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, मानव आते हैं, वो बच्चे देते हैं। तो इसमें पंख पाए जाते हैं त्वचा पर। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है और ये भी अंडे देते हैं। और ये कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्तनपायी। स्तनपायी लास्ट, ये है आपका स्तनपायी। ये समतापी प्राणी है, हमने बताया ये कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। लास्ट के इसमें त्वचा पर श्वेत ग्रंथियाँ या तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें भी श्वसन फेफड़ों के द्वारा होगा।
फेफड़ों द्वारा श्वसन होगा और इसमें हृदय 4 कक्षीय होता है। ये अंडे नहीं देते, ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, ये अंडे नहीं देते। अपवाद स्वरूप कभी किसी किसी में अंडे देने को देखने को मिल जाता है, बाकी ये बच्चे देते हैं जनरली। और इसका शरीर कैसा होता है, समतापी होता है। अपवाद है इसका एकिडना, जो अंडे देता है, ठीक है, इसका एक अपवाद है एकिडना। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या लिखना है, इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो इसके आपको पॉइंट याद हुए कितने, 5। सभी में आपको एक इंडेक्स बनाना है जिसमें आपको क्या क्या लिखना है, त्वचा, आप इंडेक्स बनाओगे आपको उसमें लिखना क्या क्या है ये बता रहे हैं हम। देखो, त्वचा, त्वचा के बारे में लिखना है, श्वसन के बारे में लिखना है, सभी में दिए हैं ये पॉइंट, आप बुक में से लिख सकते हैं। हृदय कैसा होता है, अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, और ताप कैसा होता है, ठीक है। ये 5 पॉइंटों में आपको इन 5 का क्लासिफिकेशन लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या है ये हम देखते हैं। तो जैसा कि सभी का एक स्पेशल नाम होता है, हमारे यहाँ पर इंडिया में हम क्या करते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, पर हिंदी सभी जगह समझ में नहीं आती और बाहर जाएंगे तो हिंदी नहीं समझ पाते। तो क्या है, एक कॉमन लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश सभी जगह के लोग समझ लेते हैं। उसी तरीके से क्या है, जो नाम होते हैं, किसी जीव के नाम है, वो सब जगह पर अलग अलग देशों में या अलग अलग भागों में, देश के अलग अलग भागों में अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर किसी को ऐसे मेढक है, मेढक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेढक बोलते हैं। बाहर कहीं जाएंगे तो हमें उसको इंग्लिश में फ्रॉग सुनने को मिलेगा। अब क्या है, किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको मेढक, हिंदी नहीं आती तो उसको मेढक बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जैसे इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई, उसी तरह जीवों का भी एक नाम दिया गया, एक वैज्ञानिक नाम जीवों को दिया गया, जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक नामकरण पद्धति के द्वारा नाम दिया गया। उस नाम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पर जाकर उस जीव को पहचान सकते हैं। तो एक ही जीव को देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जिस कारण उसको पहचानने में क्या हो जाती है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए सभी जीवों का एक वैज्ञानिक नामकरण किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विनाम नामकरण पद्धति कहते हैं। एक नामकरण पद्धति है द्विनाम, उसके अंतर्गत ये नामकरण दिया जाता है, जिससे क्या है, जीव को हम आसानी से पहचान लेते हैं। द्विनामकरण पद्धति में वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, और जो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है वो सभी जगह पर, देश के किसी भी जगह पर चले जाओ सेम रहता है, जिससे हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सभी जीवों का एक वैज्ञानिक नाम रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विपद नामकरण पद्धति क्या है, तो आप क्या लिखोगे, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सभी जीवों का एक वैज्ञानिक नाम रखा गया, जो सभी जगह समान होता है। इसे ही द्विनाम नामकरण पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, द्विनाम, इसे सबसे पहले किसने दिया था द्विनामकरण पद्धति को, कोरोलस लीनियस से ये दिया है। इसमें इसको सबसे पहले दिया था कोरोलस लीनियस ने, ये है कोरोलस लीनियस, इन्होंने सबसे पहले इस पद्धति को देखा था और इसका नामकरण किया था। तो जो कोरोलस लीनियस है, उन्होंने इस नामकरण पद्धति को सबसे पहले दिया था। अब जैसे कि इसमें इसके कुछ नियम भी हैं लिखने के, द्विनामकरण पद्धति कैसे लिखी जाती है, तो पहले हम देखते हैं। द्विनाम है, जैसे इसका नाम द्विपद, तो ये 2 पदों से मिलकर बनी होती है। इसमें पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है जीनस, किसी जीव का नाम लिख रहे हैं उसका जीनस पहले लिखेंगे, उसके बाद स्पीसीज लिखते हैं। स्पीसीज, जीनस को हिंदी में बोलते हैं जाति और स्पीसीज को बोलते हैं प्रजाति। तो किसी जीव की पहले जाति लिखी जाएगी, उसके बाद प्रजाति लिखी जाएगी। तो इस द्विनाम पद को लिखने के लिए, इसको इंग्लिश में बायनोमियल क्लेचर कहते हैं, इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नियमों का उपयोग करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या लिखा है, आम का मैंजीफेरा इंडिका
इंडिका। तो इसमें ये क्या हो जाएगी, इसकी जाति हो जाएगी आम की और ये प्रजाति है। तो आम मैंजीफेरा जाति का होता है और इसकी प्रजाति क्या है, इंडिका है। अब इसको लिखने के कुछ इसी तरह कुछ और हैं, जैसे कि मेढक का नाम होता है राना टिग्रीना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियन, हाथी का होता है एलिफस मैक्सिमस और उसी तरह बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, पहले जाति फिर प्रजाति। अब इस वैज्ञानिक नाम को या द्विनाम पद को लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो इसमें पहला रूल सिंपल है, आपको अभी मैंने पूरा समझाई दिया, उसी में रूल लिख लेते हैं। तो पहला होता है जीनस, मतलब पहले हम जीनस लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, स्पीसीज। तो जीनस हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जीनस कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राना टिग्रीना, तो राना में आर बड़ा बनेगा, राना। और जो हम स्पीसीज लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो हमेशा टिग्रीना में टी बड़ा नहीं बना सकते आप, ऐसे क्या करोगे आप, टिग्रीना में हमें टी स्मॉल ही बनाना पड़ेगा, टिग्रीना, राना टिग्रीना। तो हमेशा इसमें जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो स्पीसीज़ होती है वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो ये हमारे दो नियम हो गए। क्या नियम हो गए हमारे दो, हमेशा जीनस कैसे लिखेंगे, फर्स्ट जीनस लिखते हैं कैपिटल और स्पीसीज़ लिखते हैं स्मॉल लेटर में। और जब हम हाथ से लिखते हैं तब इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, जैसे कि अभी मैंने लिखा राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। तो इसके नीचे हमें अंडरलाइन, अलग अलग अंडरलाइन करना कंपलसरी है, वरना ये क्या है, सही नहीं माना जाएगा कि आपने सही नहीं लिखा है, ये बोला जाएगा। तो इसके नीचे लाइन करना ज़रूरी है। तो जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखो तो इन नियमों को याद रखो कि जाति को हमें कैपिटल लेटर से लिखना है, प्रजाति को हमें स्मॉल लेटर से लिखना है, लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन करना है। अब आप जब हाथ से नहीं लिख रहे हो, किसी बुक में प्रिंट है, तो हम क्या करते हैं, इसको इटैलिक में लिखते हैं। कंप्यूटर जब आप चलाते होंगे तो इटैलिक फॉन्ट आता है, इटैलिक, तो उसमें क्या करते हैं हम, इटैलिक में तिरछा लिखा जाता है। जैसे कैसे लिखेंगे, उसमें राना टिग्रीना ऐसे लिखेंगे, थोड़ा तिरछा करके, हाँ ऐसे और तिरछा, ऐसे इटैलिक देखा है वो आपने कंप्यूटर में, इटैलिक में तिरछा। तो इसके 4 नियम है सिंपल से। जीनस को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्पीसीज को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, हाथ से लिखेंगे तो नीचे अंडरलाइन करके लिखते हैं, और जब बुक में छपा होता है तब इटैलिक में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपकी द्विनाम पद्धति के नियम। इतना ही लिखो जब भी किसी वैज्ञानिक नाम को, तो आप इतना याद रखना, जिससे सामने वाले को ये लगेगा कि आपने पढ़ा है, इसके नियम आपने अच्छे से पढ़े हैं। तो देखिए ये द्विनाम पद्धति था, ये कोरोलस नीलियस यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद ये उसके कुछ नियम हैं। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से शुरू होना चाहिए, जब भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से होना चाहिए या स्मॉल लेटर, छोटी ABCD से जो लिखते हैं वो। इस तरीके से आपका ये सारे नियम। और जब छपे हुए रूप में, ये देखा, छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखना हो तो जीनस और स्पीसीज दोनों के नीचे रेखांकित या रेखा ऐसी लाइन खींची जाती है, जो अभी बताया मैंने, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपके सारा देखिए, इसके बाद ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको PDF में दे दूँगी, जो आप पढ़ लेना। तो ये 7वां चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है आज। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, साइंस का 2nd चैप्टर। तो फर्स्ट हमारा हो चुका है, 2nd चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो 2nd चैप्टर पढ़ने के लिए आप आगे के वीडियो देखते रहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।